Well, students, this is our third portion of French Revolution. France abolishes monarchy and becomes a republic. फ्रांस में राजशाही यानी कि राजा का सिस्टम ख़त्म हुआ और उसके बाद रिपब्लिक बना वो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई अपनी और राजा को उस कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन करने के लिए मना लिया कि जिससे उसकी पावर लिमिटेड हो गई। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with King of Prussia. हालांकि लुईस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन तो कर दिए, लेकिन उसके मन में अब भी यही था कि वो दोबारा से फ्रांस का राजा बने। तो वो चुपचाप प्रशिया के राजा से मिला। उसका सोचना ये था कि अगर मैं इनसे मिल जाऊंगा तो इनकी आर्मी जो है हमारे फ्रांस के लोगों को कंट्रोल कर लेगी, रिवोल्यूशन को ख़त्म कर देगी। Other neighboring rulers too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events. दूसरे जो राजा थे यूरोप के, उनको भी यही डर लग रहा था कि अगर फ्रांस में ये हो गया तो उनके यहाँ भी जो लोग हैं वो रिवोल्यूशन करेंगे। तो वो भी चाहते थे कि किसी भी तरह से इस यहाँ जो रिवोल्यूशन चल रहा है उसको रोका जाए। Before this could happen, in April 1792, the National Assembly voted to declare a war against Prussia and Austria. लेकिन इससे पहले कि ये राजा अपने ट्रूप्स, अपने सैनिक फ्रांस में भेज पाते, जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, अप्रैल 1792 में उन्होंने पहले ही प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर छेड़ दी। Thousands of volunteers gathered to join the army against kings and aristocracies all over the Europe. और उनकी इस पुकार पर हज़ारों वॉलंटियर्स, हज़ारों लोग जो है वो आर्मी के अगेंस्ट, राजा के अगेंस्ट और जितने भी मंत्री वगैरह थे उनके अगेंस्ट पूरे यूरोप से फ्रांस में इकट्ठा होने लगे। इसमें एक जगह थी मर्सेलिस। वहाँ से जो वॉलंटियर्स आए थे वो एक गाना गाते हुए आए थे। उसको लिखा था रॉबर्ट डी एल एस्ले ने। तो ये एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था और वो पेरिस में एंटर कर गए थे। ये ही सॉन्ग बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बना, जो अभी भी है। The revolutionary wars fought losses and economic difficulties. While the men were at the front, women were engaged in the task of earning a living for the families. तो जहाँ एक तरफ रिवोल्यूशनरी लड़ाई कर रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वहीं दूसरी तरफ जो औरतें थीं वो घर के कामों के लिए अर्निंग में बिज़ी थीं। जगह जगह पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे थे जहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कशन हुआ करते थे, और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल क्लब था जैकोबिन्स। इसे अपना नाम मिला था सेंट जैकब से। और इसके जो मेंबर थे वो कौन कौन थे देखिए। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब वर स्मॉल शॉपकीपर्स, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स। तो इसके जो मेंबर थे वो बहुत ही लोअर क्लास के लोग थे और उनके लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। A large group among the Jacobin club decided to wear long striped trousers. These were known as sans-culottes. जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वो एक पैंट जैसी ट्राउज़र पहनते थे जिसमें पट्टियाँ होती थी लंबी लंबी, उसकी प्रिंटिंग ऐसी होती थी और उसको नाम दिया गया था सैंस कुलोटस। और इसके साथ साथ वो एक रेड कलर की कैप पहना करते थे जो कि लिबर्टी को रिप्रेजेंट करती थी।
In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection, जिसको बोलते हैं रेबल यानी कि विद्रोह, एक रेबल प्लान किया उन्होंने, विद अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस, जिसमें बहुत सारे लोग जो पेरिस के रहने वाले थे वो सब मिले हुए थे. ऑन द मॉर्निंग ऑफ द अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द Tularius. They killed the king's guards and held the king himself as hostage. तो 10 अगस्त को ये लोग टेलरीज के महल में घुस गए. उन्होंने राजा के गार्ड्स को मार दिया और राजा को बंदी बनाकर अपने साथ रख लिया. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. बाद में जो वो लोग थे उन्होंने ये सोचा कि राजा का और उसकी फैमिली को जो है वो जेल में डाल दिया जाए. इलेक्शन बाद में रखे गए और जितने भी 21 ईयर्स से ऊपर के मैन थे उन सबको वोट देने का अधिकार दिया गया. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कन्वेंशन abolished monarchy and declared France a republic on 21 September 1792. ये डेट इम्पॉर्टेंट है, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है. जो एक नई इलेक्टेड असेंबली बनी थी उसका नाम रखा गया था कन्वेंशन, और इससे जो है मोनार्की मतलब राजशाही वहाँ पर ख़त्म हो गई थी और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था. ये बात है 21 सितंबर 1792. रिपब्लिक की डेफिनेशन मैंने लिखी है नीचे. रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. रिपब्लिक वो है जहाँ पर लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं और उसका हेड भी खुद ही चुना जाता है. सो लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड ऑन 21 जनवरी 1973 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली. लुई 16 को मौत की सज़ा हुई. उसे जिलेटाइन मशीन पर चढ़ाया गया जहाँ पर उसका सिर काट दिया गया था और ये सब पब्लिक के बीच में यानी कि चौराहे पर किया गया था. ये बात है 21 जनवरी 1793 की. द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर. और उसके बाद मैरी एंटोनेट को भी इसी तरह से मार दिया गया. इसके बाद आते हैं द रीन ऑफ टेरर. जब राजा मर गया और लोगों की गवर्नमेंट ने शासन करना शुरू किया तो ये पीरियड था 1793 से 1794. जैकोबिन क्लब की वजह से ही वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म हुई और उसका जो हेड बनाया गया वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को बनाया गया. तो ये डर का राज्य बोला गया है इस पीरियड को एक साल के. क्यों, देखिए. द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. Robespierre followed a policy to control and punish to those whom were seen as enemies of republic, ex-nobles and clergy. Other political parties members were arrested and imprisoned. रॉबेस्पियर ने एक पॉलिसी फॉलो की जिसमें जो भी रिपब्लिक का दुश्मन उसे दिखाई देता था, चाहे वो पुराने नोबल्स रहे हों, क्लर्जी मेंबर रहे हों, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर रहे हों, उन सबको उसने अरेस्ट करवाया और जेल में डलवा दिया. इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर जिलेटाइन. और अगर कोर्ट को वो गिल्टी लगते थे, उनकी सज़ा कोर्ट में अगर मान ली जाती थी कि हाँ ये वाकई दोषी हैं तो उनको जिलेटाइन कर दिया जाता था. जिलेटाइन एक मशीन थी जिसमें 2 खंभे लगे होते थे और एक ब्लेड होता था जो ऊपर से गिराया जाता था और उससे एकदम से एक झटके से सिर कट जाया करता था. इसका नाम रखा गया था डॉक्टर जिलेटिन, जिन्होंने इसे बनाया. रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने एक लॉज इशू किए
placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to sell grain at fixed prices by the government in city. रॉबस्पियर ने अपने आप को प्रूव करने के लिए वेजेस और प्राइसेस को मैक्सिमम कर दिया। मीट और ब्रेड जो है राशन होने लगे, मतलब सभी को थोड़े थोड़े मिलने लगे। पीजेंट्स वर फोर्स टू सेल ग्रेन एट फिक्स प्राइसेस। किसानों को फोर्स किया गया कि वो अपने अनाज को फिक्स प्राइस पर ही बेचे, ज़्यादा दाम ना ले। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द होल मीट ब्रेड, और सभी सिटीजन्स को ये कहा गया कि वो सब मोटे आटे की जो रोटी है वही खाएं। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेस। समाज में इक्वलिटी और लोगों को बोलने की आज़ादी दी गई। चर्च के पास जो भी कुछ था, जो बिल्डिंग्स थी उनकी, उनको बैरक्स और ऑफिसेस बनाकर चर्च का काम बंद करा दिया गया। रॉबस्पियर प्रेशर्ड persuade his policy so relentlessly that he was convicted by a court in July 1794, arrested and guillotined। रॉबस्पियर ने अपनी पॉलिसीज़ को इतनी बुरी तरह से लागू कराया कि वो एक तरह से लोगों के मन में डर बैठ गया था। बाद में उसको कोर्ट ने गिल्टी फाउंड किया। 1794 में उसको अरेस्ट किया गया और उसको जिलोटाइन कर दिया गया, यानी कि उसका भी सिर काट दिया गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने के बाद जो पैसे वाले मिडिल क्लास लोग थे उनके हाथ में पावर आई। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें कि जो नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, पैसा नहीं था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। बाद में उसमें एक डायरेक्टरी भी फॉर्म की गई जिसमें एग्जीक्यूटिव होते थे 5 मेंबर्स। दिस वाज एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। और ये सब इसलिए किया गया ताकि पावर किसी एक आदमी के हाथ में ना रह पाए। However, the directors often clashed with the councils। हालांकि जो डायरेक्टर्स थे, ये 5 मेंबर थे, इनकी कभी कभी काउंसिल्स के मेंबर्स से जो है वो कहा सुनी हो जाती थी, इनके विचार आपस में नहीं मिलते थे। और इसी मनमुटाव के चलते ही एक मिलिट्री डिक्टेटर को अपने पैर जमाने का मौका मिला। उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। थ्रू ऑल दीज चेंजेस द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी रिमेन मोटिवेटिंग मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप। और इन्हीं आपस में लड़ाई झगड़ों के चलते हुए जो फ्रीडम की बात थी, इक्वलिटी की बात थी या भाईचारे की बात थी, वो सब मूवमेंट में ही रह गई, चाहे वो फ्रांस हो या बचा हुआ यूरोप। तो आज के लिए इतना ही।